हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। ताज़ा खबरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हारते हुए देखते हुए व्हाइट हाउस के बहुत से अफसरान उनको बुलाए जाने के बाद भी उनसे नहीं मिल रहे। किसी ना किसी बहाने से वो दूर होना चाह रहे हैं। और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कानूनी तौर पर अगर वोटों की गिनती की जाए तो वही जीतेंगे। लेकिन जो कुछ अब तक नतीजे आए हैं वो बहुत ही अलग हैं। उसमें जो बाइडेन सीधे सीधे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्टोरल जो कॉलेज की वोट्स हैं उसमें 270 जीतने के लिए चाहिए और 264 ऑलरेडी उनके पास हो चुकी हैं और अभी वोटों की गिनती जारी है। इस सब के बीच में दुनिया भर की राजधानियों में नए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडजस्टमेंट एक नया सवाल है, क्योंकि कुछ मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही नजदीकियां दिखाई थी, शख्सी दोस्ती दिखाने की कोशिश की थी। उन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क भारत है, जिसमें मोदी साहब अमेरिका गए और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए और ट्रंप खुद भारत आए और नमस्ते ट्रंप का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसका मतलब ये सब बताया जाता था कि जो गुजरात के लोग अमेरिका में रहते हैं उनको उनके वोट चाहिए ताकि मोदी जी की सिफारिश काम आ जाए। सविता वो इस नोट इस सब को समझने के लिए जो नया सिनेरियो बन रहा है, कई मुल्कों ने बिल्कुल अलग-अलग किस्म की रिएक्शन आ रहे हैं। अरब मुल्कों की तरफ से और इजराइल की तरफ से एक रिएक्शन ये आया है कि वहां के सेटलमेंट मिनिस्टर हैं, जो ज्यूइश सेटलमेंट नए सेटलमेंट होते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ जाएगी। इन सब हालात को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जावेद नकवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इंटरनेशनल बहुत से पब्लिकेशंस के लिखते भी हैं और सफर करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहते हैं। जावेद नकवी साहब, वेलकम है आपका इंडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि भारत में क्या होगा, जो इतनी नजदीकियां दिखाई जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही 2+2 मीटिंग हुई थी, जिसमें एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ था। आमतौर पर जब इलेक्शन होते होते हैं तब ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होते, लेकिन नई दिल्ली सरकार ने उस पे भी वो आगे बढ़ गए, इंतजार नहीं किया कि नई सरकार किसकी होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? तो आपने कई सवाल किए हैं और सबसे पहले तो मैं शायद इस पे निगाह डालना चाहूंगा कि ये चलते चलते एकदम वक्त रुखसत ये क्यों हुआ कि वहाँ के यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी आए और 2+2 का वो मुआहदा हुआ, जो कि कमिट कर देता है तकरीबन शॉर्ट ऑफ अलायंस का। तकरीबन अलायंस ही समझिए, इसलिए कि जो चीज़ें वो शेयर करेंगे रियल टाइम, जो लोकेशंस हैं वो तो एक किस्म की उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया जाता है जैसे अमेरिका इसराइल के साथ करे या नेटो के साथ करे। बहुत ही करीब मुल्कों के साथ इस तरह की आपने हम-आहंगी देखी होगी, अमेरिका का जहाँ तक सवाल है। तो क्यों हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये उनका खदशा ये था कि बाइडेन साहब अगर आ गए उनके हिसाब से, खुदा न खास्ता, तो फिर डेमोक्रेट्स एक दूसरा रुख ले लेंगे। हिंदुस्तानियों का कैलकुलेशन ये हो सकता है उसके बारे में, क्योंकि डेमोक्रेट्स हालांकि बावजूद इसके कि चीन का जो इनिशिएटिव है पिवट टू एशिया और जो तरीका था ओबामा के ज़माने से और शायद उससे पहले से, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं था और इतना बेलिजरेंट नहीं था, बेलिकोस नहीं था जितना ट्रंप के ज़माने में हो गया था। तो हो सकता है कि उसमें हमारी कोई एंग्जाइटी रही हो हिंदुस्तान की कि हमें ये करना है और ये अगर ये नहीं करेंगे, इस वक्त नहीं करेंगे हम ये एग्रीमेंट साइन, तो बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है डेमोक्रेट्स कुछ वक्त लें या हो सकता है वो इससे मुकर भी जाएं।
एक कयास है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो। दूसरी चीज ये समझ में आती है कि हिंदुस्तान को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए चीन के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था। यानी पाकिस्तान का जो बुरा हाल है आजकल, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो वहां पे है, जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, जिसके असरात सबसे पहले तो अफगानिस्तान में महसूस किए गए। वो क्या था कि अमेरिका ने बहुत ही सिनिकली, बहुत ही सेल्फिश तरीके से इस्तेमाल किया। पहले तो वहां पे सिविलियन हुकूमत हटाई, जियाओं को लाए, फिर वहां पे इस्लामाइजेशन कराया। क्यों? वो वक्त क्या था इस्लामाइजेशन का? वो इस्लामाइजेशन इसलिए जरूरी था कि उनको वहां पे मुजाहिदीन, जिनको वो कहते थे, देखिए बड़ा मजेदार बात है, मुजाहिद और जिहादी दोनों का एक ही रूट है। जो जिहाद करता है वही मुजाहिद होता है। जी जी। लेकिन हमने जो लेक्सिकॉन बनाया उसमें वो मुजाहिदीन थे, इतने बड़े हीरो थे कि व्हाइट हाउस में रिसीव किए जाते थे, मुजाहिदीन। और अब जो उनके खिलाफ खड़ा हो गया उसको जिहादी कहते हैं। यानी जिहादी गाली हो गई, मुजाहिद बहुत बड़े हीरोइज्म हो गई। अगर आप इसको गौर से देखें तो उस वक्त इनका ये मंसूबा था कि मुजाहिदीन को खड़ा किया जाए कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, जो कि रूस जिसका कि पैरवी करता था। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, इस्लामाइजेशन किया गया, जियाउल हक की हुकूमत आई, डिक्टेटोरियल हुकूमत थी। वहां पे जो निज़ाम था शायद जिना का एक ख्वाब था, जिसको कुछ हद तक सिविलियंस वहां के इम्प्लीमेंट कर पाए थे, बहुत ज्यादा हद तक नहीं। लोगों को कम से कम ये तवक्को थी कि भुट्टो जैसे लोग जो हैं एक लिबरल माशरा कायम रखेंगे, जिसमें कि हो सकता अगर मुनासिब हो तो औरतों को भी उनके हुकूक दिए जाएं और सारे मजाहिब को एक तरीके से ट्रीट किया जाए, वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी। इस्लामाइजेशन के बाद ये सब तहस नहस हो गया और उसके इतना हुआ कि आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो हो सकता है अमेरिका को इस वक्त महसूस हुआ हो कि हमको एक शेरपा चाहिए, जो टेंजिंग नॉर्गे नहीं थे, वो शेरपा थे एडमंड हिलरी के, उनको वहां तक पहुंचाने में जिन्होंने मदद किया था। उसके बाद सब हिलरी, माउंट एवरेस्ट तो याद है, लेकिन टेंजिंग नॉर्गे को कोई नहीं पूछता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा ना हो हमको शेरपा की तरह इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चीन जो है वो सोवियत यूनियन नहीं है, वो कम से कम गोर्बाचोव का सोवियत यूनियन नहीं है, जो घुटनों के बल अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो। चीन सोवियत यूनियन नहीं है, कम से कम गोर्बाचोव के जमाने का सोवियत यूनियन नहीं है। और चीन के पास इतनी दौलत है उनकी मार्क्सिज्म के फजल से, उनकी माओइज्म की फजल से, कि उन्होंने अमेरिका को हिला दिया है। और अमेरिका मकरूज मालूम होता है और चीन सरप्लस है पैसे, जैसे कि उसके पास भरे हुए तिजोरी में। और जैसे मालूम है अमेरिका की जो सरकार है, चाहे ट्रिलियन डॉलर्स की हो, मल्टी ट्रिलियन की हो, लेकिन होते मकरूज है, कर्ज लिए हुए हैं, कोई सरप्लस नहीं है इनके पास। तो कैश रिच, कैश इज किंग अगर देखा जाए तो चीन है। तो चीन के हाथ में सारे, देखिए बाइडेन आए या ट्रंप आए, चीन को दोनों के साथ डील करना होगा। चीन एक बड़ी ताकत है, जो हम उसके साथ अगर खड़े हो जाते साथ साथ, तो एशिया के लिए बहुत ही बड़ा इस वक्त एक फरोग देता, एक इम्पेटस ऐसा मिलता कि जापान और कोरिया और हिंदुस्तान और चीन और आसियान मिलके पाकिस्तान को भी ले लेते साथ में, ईरान को भी ले लेते साथ में। तो एक इतना बड़ा श्रीलंका और भूटान और नेपाल, सारे मुल्क जो हैं ये तरक्की पजीर हैं, ये क्वेस्ट है इनको कि तरक्की करें किसी तरह से, वो बहुत बड़ा सहारा होता। लेकिन बजाय उधर जाने के उनके साथ उनका भी जो मंसूबा है वो छोड़ के हमने अमेरिका का दामन पकड़ा, उसी तरह से जैसे पाकिस्तान ने एक मर्तबा पकड़ा था। मुझे बहुत ज्यादा
खौफ है इस बात का। लेकिन वहां से जो उसका इलाज दिखाई दे रहा है वो हमारे पास नहीं है, वो चीन के पास है। क्योंकि हमने तो सारी फौजें और पलटन सब जमा कर लिया सरहद पे कि अमेरिका भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा और जापान भी आएगा, और ये फैक्टर नहीं किया कि क्या अगर चीन की और अमेरिका की दोस्ती हो गई, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन साहब जो कि लग रहा है कि वही प्रेसिडेंट बनेंगे, जो डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कोई डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं संवार सकते हैं क्योंकि सेनेट उनके साथ नहीं है। जो कयास लगाया जा रहा है, सेनेट में अभी भी रिपब्लिकन्स की ही मेजॉरिटी होगी और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, तो वो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। जिस वक्त ट्रंप और सेनेट दोनों रिपब्लिकन थे, प्रेसिडेंट और सेनेट, अब बिल्कुल लगेगा कि लेम डक प्रेसिडेंट है, वो कुछ करना चाह रहा है, सेनेट ने ब्रेक लगा दिया। तो चीन के मामले में अलबत्ता बाइडेन साहब जो है उनको चीन से मदद मिल सकती है इक्तिसादियात को इम्प्रूव करने के लिए, जिसपे कि सेनेट हुल्लड़ मचा सकता है लेकिन उसको वो अंडरकट कर सकते हैं। और चीन के पास वो इनिशिएटिव्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी को फिक्स कर सके। बल्कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो दुनिया भर की इकोनॉमी, यूरोप को तो कर रहा है संभाले हुए। हमने पता नहीं क्यों गोशा नशीनी कर ली। वो मई में जो हमारे जो तनाव हुआ है, मई में हुआ ये है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को मई के महीने में हिंदुस्तान को पनडुब्बियों को अटैक करने वाले असलहे दिए, हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा हुआ। वो ट्रंप जब आए थे यहाँ हिंदुस्तान गुजरात में, उस वक्त ये हुआ था। तो मई में ये ट्रांसफर हुआ और मई में आपने देखा कि चीन ने इनको आंख दिखाई सरहद के ऊपर कि अगर तुम्हारा मंसूबा ये है कि तुम हमको वहां पे इंटरडिक्ट करना चाह रहे हो, सरहद पे हमारा काराकोरम हाईवे मान लिया कि डिस्प्यूटेड है, सब डिस्प्यूटेड पे तो बात चल रही थी। जब डिस्प्यूट था उसी वक्त तो मोदी और शी जिनपिंग झूला झूल रहे थे, तो डिस्प्यूट तो चल ही रहा था। तो आप कभी तमिलनाडु में मिलते थे, कभी आप वुहान में मिलते थे, कभी कौन सी स्पिरिट दिखाते थे और तमाम किस्म की लवाजमात। तो एकदम से क्या हुआ, चीन को दिमाग खराब हो गया उसका कि वो 4 इंच अंदर घुस आया आपके। क्यों आ गया ऐसा? कोई तो खर्चा उसको महसूस हुआ होगा। तो आपने ये जो है ये एनालिसिस में अभी ये बात नहीं आई कि चीन क्या बौरा गया है क्या, ये कि वो नहीं, वो कोविड-19 की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई ये क्यों नहीं कहता है कि यूरोप से उसके रिश्ते क्यों खराब नहीं हो गए कोविड को लेके, या किसी और मुल्क के साथ ऐसा नहीं हो गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया और ये तमाम लोग हैं जो साथ में आए हैं कोविड क्वाड को लेके। तो मैं समझता हूं कि चीन के पास बाइडेन का इलाज होगा, बाइडेन को वो कुछ हद तक तकवीयत पहुंचा सकते हैं। जी अच्छा, हमारे दर्शक जो समझना चाहेंगे, जाहिर है भारत में ज्यादा हैं, देखते हैं, वो ये जरूर समझना चाहेंगे कि मोदी जी ने जितनी नजदीकियां ट्रंप के साथ दिखाई थी, क्या वो अब जो बाइडेन के जमाने में भारत के लिए नुकसानदेह साबित होंगी, या भारत किसी तरह से उनके साथ एडजस्ट होगा, या बल्कि ये कहा जाए कि जो बाइडेन अपनी पॉलिसीज में कहीं भारत को प्रायोरिटी दे पाएंगे, ऐसी इस बैकग्राउंड के साथ? देखिए, भारत ने जाके सऊदी अरेबिया के बादशाह या क्राउन प्रिंस को गले लगाया और ट्रंप के साथ तो उन्होंने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप भी किया गुजरात में और ह्यूस्टन में। गुजरात में उस वक्त जब कोरोना वायरस फैल चुका था, उसकी बिस्मिल्लाह हो चुकी थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त ये इतने हजार लाखों लोगों को इकट्ठा करना, वो खुद अपने आप में, नाम तो इन्होंने ले लिया तबलीगी जमात का, लेकिन उसका कोई पूछता नहीं है कि गुजरात में तुमने क्या किया था और उसके क्या असरात हुए, क्या एडवर्स रिएक्शन हुए। तो उन्होंने, मोदी ने आपके ट्रंप साहब से तो बहुत गले तो फौरन हर एक को लगा लेते हैं ये। फिर वहां क्राउन प्रिंस सलमान को लगाया गले से, लेकिन क्राउन प्रिंस ने जाके जो अपना नोट छापा
उसमें कश्मीर को डिस्प्यूटेड दिखा दिया, जो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। अब ये शोर मचा रहे हैं। अब वो अगर आपने गले लगाया था तो उसने आपको ठेंगा क्यों दिखा दिया? जी सवाल। जी 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 उसी जी। तरह से आपने जब ट्रंप को गले लगाया तो ट्रंप ने कहा सबसे ज्यादा गलीज जो जगह है, फिल्थी, वो हम्म, हिंदुस्तान है। तो हम्म, क्या वो मोदी के ऊपर कोई कमेंट था, या हम्म, उनका जो तजुर्बा, आपने एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी, वहां सड़क बनाई थी कि इधर से ट्रंप साहब गुजरेंगे और कहीं झुग्गी झोपड़ी ना देख लें? हो सकता है उनके हेलीकॉप्टर्स ने देख लिया हो उनका कि बहुत ही गलीज जगह है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हमें नजर आया मोदी को क्या हासिल हुआ, सिवाय इस एग्रीमेंट के, जो कि अमेरिका देने को बेताब था। अमेरिका तो हम्म। चाहता है कि हमारे गले में रस्सी डाल के हमको खींचा जाए उसकी तरफ, जिस तरह से अच्छा, पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अमेरिका में 1998 में गया था, उस वक्त ये बात डिस्कस होती थी जी। उस वक्त ये बात डिस्कस होती थी कि इंडिया के जरिए हम चाइना को कंटेन करेंगे। वो तो इतनी लंबी प्लानिंग के साथ भारत को इस तरह से इस्तेमाल, जिस तरह से आपने भी बताया, तो क्या भारत अपने पड़ोसियों के खिलाफ दूर बैठे हुए ऐसे दोस्त के कहने पर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जी। क्या अपने पड़ोसियों के से ताल्लुकात खराब कर रहा है भारत अमेरिका के कहने पर? चूंकि जितने बुरे ताल्लुकात इस वक्त पड़ोसी ममालिक के साथ, बांग्लादेश जैसे मुल्क के साथ जिसको अलग कराने में भारत का सब, वो भी हमसे नाराज नजर आता है, नेपाल नाराज नजर आता है। तो क्या ये अमेरिका की दोस्ती के नतीजे में पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात खराब हुए? नहीं, देखिए ना, आपका हंगर इंडेक्स अभी आया था यूएन का, ये आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। आपकी गुर्बत है वो देखिए। गुर्बतों की तो बात ही अलग है। आप अपनी गुर्बत देखिए, फिर कुर्बत देखिए, फिर मैं नहीं कहूंगा खुदा न खास्ता तुर्बत देखिए। जी लेकिन ये कि आप पाकिस्तान से तो खैर हमेशा से रहे हैं, इसलिए कि अरुण जेटली ने अमरीकियों को कह दिया था, वो विकीलीक्स में है इसका पूरा खुलासा। उन्होंने कह दिया था कि देखिए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली है और वो हमारे लिए, यानी बीजेपी जनसंघ के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पाकिस्तान से दुश्मनी रखें। तो ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये हिंदुत्व का इंटरेस्ट बताया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से दोस्तियां की हैं उसका कोई मुआवजा तो हमको मिला नहीं। जो हम देख रहे हैं अलबत्ता, वो हमारी गुर्बत देखिए, हमारे जो हंगर इंडेक्स है, कहां से कहां हम पहुंच गए हैं वहां पे। हम बांग्लादेश के नीचे पहुंच गए, पाकिस्तान के नीचे पहुंच गए। यानी तो क्या क्या है क्या। और उस पे हम ये भी है तुर्रा के हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर होने के लिए आप दुनिया भर से असलहे खरीद रहे हैं। तो ये कब होंगे आत्मनिर्भर? तब तक तो खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। जी। अच्छा अच्छा, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि आपने दो तीन अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल किए हैं। गुर्बत के मानी गरीबी, और गुर्बत का मतलब है नजदीकी, और तुर्बत का मतलब है कब्र, जिसमें आदमी मरने के बाद दफन होता है। तो ये नकवी साहब ने जो बताया है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अच्छा, आखिर में मैं समझना चाहूंगा कि सऊदी अरब का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान से जंग की बातें होने लगी हैं कि जो बाइडेन के आने के बाद जंग हो सकती है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रंप और उनके दामाद जारेड कुशनर के जरिए बहुत ही नजदीकियों में थे, इनका क्या होगा? देखिए, ये कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि जहां पे जंग हुई, अगर हुई खुदा न खास्ता, तो जो सब दोस्तियां किए बैठे हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, जो आपने देखा था अभी कुछ हाल पहले, वो जो हुटीज ने कुछ दाग दिया था, कहां से क्या हुआ था उनका, एक पूरा एक 2-3 हफ्ते तक वो ऑयल इंडस्ट्री उनकी ठप बैठी थी। ये नहीं होता, इस तरह से नहीं होता है वो। दूसरी चीज ये है कि वो जो भी करेगा इसराइल, वो अमेरिका के इशारे पे करता आया है। अमेरिका से मुनहरिफ होके कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका की जो प्रायोरिटीज होंगी इस वक्त बाइडेन के प्रेसिडेंसी में, वो ये कि नेटो को मजबूत किया जाए, क्योंकि उनको पूरा बदला लेना है पुतिन से। क्योंकि पूरा डेमोक्रेटिक जो आर्गुमेंट रहा है
और एक इम्पीचमेंट भी हुआ है, आपको याद होगा, कांग्रेस में, वो लेके उसको रूस के एंगल्स को लेके। तो यूक्रेन और रूस और ये तमाम चीजें जो चल रही थी, पुतिन से जो गोया कि पुतिन ने जहर बात कर दिया एक किस्म का। हमेशा बात होती है कि रूस का कोई देखिए वो मदाखलत हो रही है, रूस कोई वो कर रहा है। ईरान तो चाहता है कि डेमोक्रेट्स आए। ईरान के लिए तो बहुत खुशखबरी है ये कि बाइडेन आए, क्योंकि वो ओबामा वाली चीज को फिर से रिवाइव कर सकें। उसमें यूरोप भी उनके साथ होगा। तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन इसमें एक जो मामला खराब हो गया है, और इसमें सलमान वगैरह जो है बेचारे, वो अपना अंगूठा ही चूस सकते हैं, उनके पास कुछ है वही नहीं इस वक्त। वो तो शौक में होंगे इस वक्त। सारी उन्होंने जोर जबरदस्त जोर करके सब कुछ कर दिया, ट्रंप के ऊपर सारे पैसे, लेकिन कुछ निकला नहीं उसके बाद। लेकिन अब जो हो रहा है, 2-3 जगह जरा गर्मा रही है। एक तो लीबिया, जहां पे फ्रांस का टर्की और इटली से टकराव है, यानी नेटो में बम्पट हो रहा है, देखिए आप। और वो जिसको कि अमेरिका नहीं चाहेगा किसी तरह से तितर बितर हो। तो 3 मुल्क नेटो के लीबिया में लगे हुए हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स। तुर्की, इटली और फ्रांस उनके खिलाफ है। तो दूसरी चीज आप देखेंगे, अजरबैजान और इसका जो आर्मीनिया का है, वहां पे जो गुत्थी है वो बहुत ही मतलब ये कि ऐसी उलझी हुई चीज है कि आप अगर देखेंगे, तुर्की जो है वो तुर्की सुन्नी तुर्की शिया अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। शिया ईरान क्रिश्चियन आर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ है। उसी क्रिश्चियन आर्मीनिया के साथ रूस खड़ा हुआ है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, अमेरिका भी उसी आर्मीनिया के साथ होगा। तो रूस और अमेरिका एक तरफ थी, तो एक गुत्थी बनी हुई है वहां पे। अंदाजा नहीं है किसी को कि ये जो है ये चीज दुनिया में खलफिशार पैदा कर सकती, पूरे अलायंसेस को हिला सकती है। तो रूस के साथ अमेरिका अगर आ गया तुर्की से लड़ने के लिए अजरबैजान में, तो नेटो पे वैसे ही एक छीटाकशी हो गई, एक आंच तो आ ही गई कम से कम। अगर तुर्की के खिलाफ खड़ा हो गया अमेरिका वहां पे, तो बहुत बड़ा बाइडेन के लिए आसान नहीं है जो ऑप्शंस हैं। दूसरी तरफ चीन, और खींचे हुए चीन जो फैल रहा है, ईरान में आ गया है, सऊदी अरेबिया में है, और उसका बस चलेगा तो, और अफ्रीका में तो है ही पहले से वो, तो और यूरोप में है। तो बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट और कोरोना वायरस का जो आलम है, उससे डोमेस्टिक इश्यूज जो है वो कहीं उनको कोई आराम नहीं मिलने वाला है। सबसे अच्छी जो खबर है, एक लास्ट खबर जो बता रहा हूं, अच्छी जो खबर है बाइडेन के आने से दुनिया के लिए, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस को फिर से तकवीयत मिलेगी। यूएन के जो इदारे हैं, जैसे यूनिसेफ वगैरह है, WHO है, जिनके पैसे वैसे रोक दिए गए थे, उनको फिर से रिसोर्सेज मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस को बीफ अप करने से इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे थोड़ा सा तो अंकुश लगेगा, बहुत अच्छी चीज हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने एक तरह से पूरी दुनिया का नक्शा खींच करके लोगों को बता दिया, और अमेरिका के इलेक्शन का कहां कहां असर होगा, जो बाइडेन के चैलेंज क्या होंगे। कंसिडर कर लीजिए, भूल गया मैं कहना कि एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा असर होगा इसका, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं फिर से जाएंगे पेरिस एग्रीमेंट की तरफ, इनका अहम है ये। तो आप देखिएगा कितनी चीजें जो हैं उथल पुथल होने वाली हैं, और हम अपना सिर्फ वो सरहद लिए बैठे हुए हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने बहुत ही सादा जबान में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बहुत से फैक्ट्स एक साथ इकट्ठे करके दिए। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि बहुत मुश्किल होता है इतने तजर्बात एक जगह इकट्ठा करना, और ये एक लंबे तजर्बे की वजह और इंटरनेशनल सिनेरियो को बहुत नजदीक से देखने, मुसलसल नजर रखने के नतीजे में ये सब चीजें आती हैं। जावेद नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।